नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। ऑयल को ले लीजिए या फिर नेचुरल गैस को ले लीजिए, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो डिसीजन था कि वो इस साल के एंड तक 90% बैन लगा देगा रशियन ऑयल पर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। हंगरी ने यहाँ पर क्या किया है, यूरोपियन यूनियन को झुकाया एक प्रकार से। मतलब कि वो जिद पर अड़ गया था कि वो तो यहाँ पर जो ऑयल और गैस है वो रशिया से मंगाएगा। मतलब कि हंगरी, आपको पता होना चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगरी के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, यूरोपियन लीडर्स एग्री टू रशियन ऑयल बैन आफ्टर कॉम्प्रोमाइज विथ हंगरी। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हंगरी के अंदर कौन लीडर है, उसका रशिया के साथ क्या रिलेशन है, वो जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है 5 जून को एग्जैक्टली एट 1 PM। तो स्टडी IQ पर बने रहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, डायरेक्टली आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सारे सैंपल वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे, अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 40, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो आपको डिस्काउंट है 40% का मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, हंगरी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओर्बन, एक प्रकार से डिक्टेटर बोला जाता है। काफी ज्यादा कहा जाता है कि सख्त निर्णय लेते हैं, मतलब कि अपनी मनमानी करते हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो हंगरी जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जैसे कि आप ये पूरा मैप देख सकते हो, यहां पर दिखेगा आपको हंगरी, ठीक है। तो ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। लेकिन यूरोपियन यूनियन अपने आप में, आपने सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर जो पॉलिसीज हैं लिबरल रखी जाती हैं। लेकिन हंगरी का केस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और उसका मेन कारण है कि इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, वो है विक्टर ओर्बन। तो एक्चुअली अभी हुआ क्या कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने मिलकर यह डिसाइड किया कि रशिया से जो भी ऑयल और गैस आता है वो 90% तक बैन कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन यहां पर हंगरी के लिए इसके अलावा, और आप देख सकते हो, स्लोवाकिया हो गया और चेक रिपब्लिक हो गया। अगेन यहां पर आप देख पाओगे हंगरी के जस्ट ऊपर ये स्लोवाकिया है, और इसके अलावा यहां पर चेक रिपब्लिक देखने को मिल रहा होगा। तो ये 3 देश के लिए एक्सेप्शन रखा गया है कि इनके पास जो ऑयल आता है थ्रू ड्रूजबा पाइपलाइन, मैं आपको दिखाता हूं अगेन इस वाले मैप में। देखिए, ये रशिया से कई सारी पाइपलाइन यूरोप की तरफ आती हैं। तो यहां पर अगर एक पाइपलाइन आप देखोगे, ये जो रेड कलर का मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर 2 पाइपलाइन निकल रही हैं। एक ऊपर जा रहा है जिसको कहा जाता है नदन ड्रूजबा, जो कि आपका पोलैंड होते हुए जर्मनी जाता है, और नीचे एक सदर्न ड्रूजबा है जो कि यूक्रेन होते हुए आपका हंगरी जाता है, स्लोवाकिया जाता है और चेक रिपब्लिक जाता है। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या किया गया है कि पूरे यूरोप तो बैन कर देगा रशियन ऑयल को, लेकिन यहां पर हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, ये यहां पर एक्सेप्शन माने जाएंगे और ये लोग ऑयल रिसीव करते रहेंगे। तो आप सोचिए एक कितनी बड़ी बात है। तो हंगरी जो है वो, क्योंकि एक प्रकार से पुतिन का अलाई माना जाता है, मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसके अलावा हंगरी ने एक और चीज कहा कि रीअश्योरेंस, एक अश्योरेंस ले लिया पूरे यूरोपियन यूनियन से कि कल के डेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ऑयल रिसीव करने में, तो एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये पाइपलाइन देखोगे ध्यान से, तो ये यूक्रेन से होकर गुजर रहा है। यूक्रेन में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। तो मान लो अगर इस वॉर के दौरान इस पाइपलाइन पर कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से ये लोग आपका ऑयल रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। ये भी अश्योरेंस ले लिया हंगरी ने। इसके अलावा ऑर्बन ने यहां पर ये कंसर्न रेज किया कि जब तक उनको यहां पर ऑयल की जरूरत पड़ेगी वो रशिया से मंगाते रहेंगे, यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है कि हंगरी के लिए यहां पर एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जितना भी ऑयल आता है, जैसे मैंने आपको बताया 90% बैन लगेगा। बाकी का 10% क्या है, देखो 10% इन्हीं के लिए है, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, क्योंकि ये ऑयल मंगाते रहेंगे, इसीलिए इनके लिए 10% जो है एक्सेप्शन कर दिया गया यहां पर। अब मैं आता हूं कि यहां पर एग्जैक्टली जो हंगरी चाहता था वो कैसे अचीव किया। देखो, 2/3 जो रशियन ऑयल है वो यूरोपियन यूनियन के पास आता है थ्रू टैंकर, जो शिप वगैरह के माध्यम से, ब्लैक सी और इस तरह से आप देखे होंगे, तो यहां पर टैंकर्स के माध्यम से आता है। और जो 1/3 है वो आपका पाइपलाइन, ड्रूजबा पाइपलाइन मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से आता है। यूरोपियन यूनियन काफी लंबे समय से चाहता था कि इस रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओर्बन, वो ब्लॉक कर दे रहे थे इस अटेम्प्ट को, और उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो वो हंगरी की इकोनॉमी के ऊपर एटॉमिक बम जैसा होगा। क्योंकि हंगरी जो है 85% नेचुरल गैस
अकेले रशिया से मंगाता है और 65% जो ऑयल है वो रशिया से मंगाता है। तो हंगरी काफ़ी डिपेंडेंट है, तो ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। तो क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा विक्टर ऑर्बन के बारे में बताता हूँ। देखो, विक्टर ऑर्बन जैसा मैंने बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, कंजर्वेटिव लीडर हैं, 4th कंसेक्यूटिव टर्म वो हंगरी का इलेक्शन जीते हैं। रिसेंटली अभी अप्रैल में इलेक्शन हुआ था, उस समय भी उनकी जीत हो गई है। 2010 से लगातार ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और एक प्रकार से आप कह सकते हो पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर राइट नाउ ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा इलिबरल डेमोक्रेसी के एडवोकेट हैं, LGBTQ कम्युनिटी हो गया, उनके राइट्स के ऊपर अटैक करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज, सबके ऊपर अटैक किया गया है, करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। मतलब एक अथॉरिटेरियन लीडर के तौर पर देखे जाते हैं और पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर इकलौता एक ऐसा देश है जो कि अपनी मनमानी करता है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि उनका जो लार्ज सेक्शन है उनके देश के अंदर, हंगरी के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि अभी भी उनको सपोर्ट करता है, वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्रेशर डाला गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जिस तरह की पॉलिसीज उन्होंने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल तौर पर अपनाई है। इसके अलावा ऑर्बन का बताया जाता है कि काफ़ी क्लोज अलाई हैं पुतिन के, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो भी अटैक किया गया रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर, तो उसमें हंगरी ने बढ़ चढ़कर कोई साथ नहीं दिया है। मतलब जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस वगैरह लगाने की बात किया है रशिया के ऊपर, उसमें हंगरी जो है उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको जानने की जरूरत है कि किस तरह के पुतिन के साथ रिलेशन है विक्टर ऑर्बन के। देखो, विक्टर ऑर्बन काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं अपना रिलेशनशिप पुतिन के साथ लेकर। मतलब कि अभी फरवरी में यहाँ पर क्या हुआ था कि विक्टर ऑर्बन क्रेमलिन भी गए थे, रशिया में गए थे। मतलब जस्ट यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन हुआ था उसके पहले विक्टर ऑर्बन रशिया भी गए थे, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने। इसके अलावा 2022 के अप्रैल महीने में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, तो उसके दौरान भी, क्योंकि उस समय इन्वेजन चल रहा था रशिया का यूक्रेन में, तो उस दौरान यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते, तो टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पर जो पुतिन है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था विक्टर ऑर्बन को। इसके अलावा अपने विक्ट्री स्पीच में ऑर्बन ने डायरेक्टली जो जेलेंस्की है उसको अपना ओपोनेंट बताया था, यूरोपियन यूनियन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपना ओपोनेंट बताया था। मतलब डायरेक्टली अटैक करते हैं विक्टर ऑर्बन यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और जब से 2010 से वो पावर में आए हैं, लगातार उन्होंने जो अपना इकोनॉमिक टाइज है रशिया के साथ उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे थोड़े से नंबर्स, तो रशिया के साथ जो गुड्स एक्सपोर्ट किया गया है उसका नंबर $2.15 बिलियन चला गया है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम गैस, रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, इन सब के ट्रेड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जहाँ तक पोजीशन की बात है कि जो यूक्रेन का इन्वेजन किया गया उसमें विक्टर ऑर्बन का क्या पोजीशन था, देखो बहुत ही न्यूएंस्ड पोजीशन लिया, क्योंकि जैसा मैंने बता रहा था कि विक्टर ऑर्बन का डायरेक्टली अच्छा रिलेशन है पुतिन के साथ, तो डायरेक्टली तो अटैक कर नहीं सकते थे। उन्होंने जस्ट यहां पर कंडेम कर दिया, डायरेक्टली पुतिन को लेकर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने जब कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाया था तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हंगरी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो उसको भी इसमें साथ देना पड़ा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद होगा कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन के अंदर भेजनी थी। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं वो चाहते थे कि हंगरी के माध्यम से, क्योंकि इसका बॉर्डर हंगरी के साथ जुड़ता है अगर आप देखोगे, तो हंगरी के माध्यम से यूक्रेन के अंदर जो आपके हथियार हैं वो सप्लाई किए जाएं। लेकिन क्योंकि विक्टर ऑर्बन पुतिन के अलाई हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने टेरिटरी के माध्यम से यहाँ पर यूक्रेन में इसको नहीं भेजूंगा। तो इसी की वजह से अल्टीमेटली या तो रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, उसके माध्यम से हथियार जो है यूक्रेन में सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं वेस्ट के साथ ट्रबल बताऊं, मतलब कि हंगरी का जो रिलेशनशिप है पिछले कुछ वर्षों में वेस्टर्न पावर के साथ बहुत ज्यादा ट्रबल में रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूक्रेन का इन्वेजन के पहले भी देखोगे तो यूरोपियन यूनियन ने खुले तौर पर ऑर्बन को यहां पर जो है क्रिटिसाइज किया है, उनके इलिबरल पॉलिसीज को लेकर, करप्शन को लेकर क्रिटिसाइज किया है। और इसीलिए इसी साल फरवरी के महीने में यूरोपियन यूनियन ने कई देशों को यहां पर कोविड रिकवरी फंड दिया था, लेकिन हंगरी का जो फंड था $8 बिलियन का, उसको एक प्रकार से रोक लिया करप्शन के चार्जेस पर। तो ये आपको पूरा सिनेरियो देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जेलेंस्की जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं लगातार यूरोपियन यूनियन को। उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन एक साथ नहीं आ सकता, एकजुट नहीं हो सकता रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने में। आखिरकार आप रशिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, रशिया के प्रेशर में क्यों आ जाते हैं, रशिया मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन यू। इसके अलावा रशिया आज भी बिलियंस ऑफ यूरोज हर दिन यहाँ पर
अर्न करता है बाय सेलिंग देयर एनर्जी, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बेचकर आज भी रशिया के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। ये जेलेंस्की का कहना था। जेलेंस्की तो चाहते हैं कि पूरी तरह से खत्म ही कर दो एक बार के लिए जो टाइज है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा यूरोप के अंदर जियो पॉलिटिक्स है, हंगरी और ये पूरा एरिया के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एल्फ रिवर और ऑनिक्स रिवर ये कौन से कॉन्टिनेंट पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूज दिस कोड अंकित 40, डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।